बेसिकली 2014 के पहले की 2014 की जो कट ऑफ लाइन दी गई है वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट वालों के लिए दी गई है कि जिन लोगों के दस्तावेज एक्सपायर हो गए हैं। ज्यादातर लोगों के जो पासपोर्ट एक्सपायर होते हैं सर, उसका कारण होता है निर्धनता। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग, एक एक परिवार में 8-8 10-10 पासपोर्ट होते हैं। ऐसा व्यक्ति आजकल 7,500 रुपए सालाना फीस हो गई है रिन्यूअल की। यानी अगर 10 लोगों का परिवार है तो 75,000 रुपए फीस, फिर 2,000 पर पासपोर्ट की खुलेआम पाकिस्तान एम्बेसी रिश्वत लेती है, सबको देनी पड़ती है अगर पासपोर्ट रिन्यू कराना है। आने जाने के खर्चे सब मिला जुला करके दलाल वलाल को दिए हुए पैसे मिला के एक परिवार का ₹1,00,000 साल का खर्चा। अब जो आदमी 300-400 रुपए रोज की दिहाड़ी कर रहा है और हम जैसे आप जैसे लोग जिनके जीवन यापन और बच्चों को पढ़ाने और बाकी सारे प्रकल्पों में लिप्त हैं, तो वो आदमी 2 समय का खाना खा ले और बच्चों को खिला दे, इतना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा दीक्षित साहब, ये लोग खदानों में काम करते हैं, मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे बड़ी करुणा आती है, इनके कंधे, इनकी गर्दनें छिली होती हैं, पत्थर उठाते हैं ये लोग, ढोते हैं अपने कंधों पे पत्थर। तो ऐसा व्यक्ति पासपोर्ट तो रिन्यू नहीं करा सकता। तो इस मुद्दे को हमने बड़े जोर-शोर से उठाया था, जब एक्ट ड्राफ्ट हो रहा था, तो ये था कि भई आगे से 5 साल का वीज़ा एक साथ दे रहे हैं। अभी राजनाथ सिंह जी ये व्यवस्था कर गए कि एलटीवी 6-6 महीने में एक्सटेंड नहीं होते, 5 साल का एलटीवी एक साथ आता है आजकल इन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो एक तो ये समस्या का समाधान वहाँ पे है। दूसरा, पाकिस्तान से जो लोग निकल के अब आ रहे हैं, हम उनको कहते भी हैं कि कम से कम 10 साल का पासपोर्ट बनवा के आइए, क्योंकि यहाँ हर साल रिन्यू करवाना बड़ा कठिन काम है। तो वो रेगुलर वे में उनकी नागरिकताएँ आगे संभवतः होती रहेंगी, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा का पासपोर्ट लोगों के पास होता ही है, 5 साल में नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाएँगे और अपने वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा पे उनकी नागरिकताओं का काम आगे भी चलता रहेगा सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसमें 2 बहुत बड़ी रिलीफ हैं, मैं आपको निवेदन करूँ। पहली रिलीफ तो ये है कि जो अर्ली सिटीज़नशिप का क्राइटेरिया 7 इयर्स था, उसमें एक राइडर लगा हुआ था। नॉर्मल सिटीज़नशिप किसी भी फॉरेनर की 12 वर्ष बाद होती है, उसको घटा के 11 वर्ष किया है और अर्ली सिटीज़नशिप 7 वर्ष में होती है, उसको घटा के 5 वर्ष किया है। पर एक बहुत बड़ा डेंजरस राइडर था कि नागरिकता आप यदि लेना चाहते हैं और आप पाकिस्तान के माइनॉरिटी हैं या अफ़गानिस्तान के या बांग्लादेश के माइनॉरिटी हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कि आपका स्वयं का या आपका माता-पिता का जन्म पार्टीशन से पहले हुआ है। तो हमने कहा साहब अब तो पीढ़ियाँ बदल गई। अब इनके बच्चों को तो आप असाइलम दे रहे हैं नेहरू लियाकत पैक्ट में कंपल्सरी असाइलम का जो कॉलम है उसके तहत। तो आपको असाइलम देना तो एक तरीके से आप उस पैक्ट में बंधे हुए इसलिए दे रहे हैं। नागरिकता 12 साल में देंगे तो ये तो बच्चों का करियर खराब हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। घर में मुश्किल से 1 व्यक्ति मिलता है जिसके पास ये प्रमाण हो, अगर 8 लोगों का कुनबा है तो 7 लोग बाकी रह जाते हैं। तो आप सबको एक कैटेगरी में रख दीजिए, जैसे समय-समय पे परिवर्तन होते हैं, वैसे इस राइडर को हटाने का काम कर दीजिए, तो इन सब लोगों का भला हो जाएगा। हमारी बात सुनी गई और इस राइडर को हटा दिया गया। अब आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना आपके माता-पिता या आपका जन्म कब है। अब आप पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटी हैं, आप 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आप नागरिकता के लिए पात्र हो जाते हैं। तो अब हम पूरे परिवार की नागरिकता एक साथ करवा सकते हैं, जो अभी तक हम टुकड़ों में करवाते थे। हम कैसे कराते थे दीक्षित साहब, ये भी बड़ा दिलचस्प प्रोसेस है और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले परिवार में हम मुखिया या उसकी पत्नी में कोई एक ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफ़ाई करते थे जिनके पास ये प्रूफ हो कि उनके माता-पिता का जन्म बिफोर पार्टीशन हुआ है। उनकी 5-1 ए में नागरिकता लगाते थे इसी कॉलम में। अब जीवन साथी में से एक की नागरिकता होते ही फिर हम तुरंत उसके पत्नी या पति जो भी है, उनकी नागरिकता लगाते थे सेक्शन 5-1 सी में, जो जो ये कहता है कि यदि आप भारतीय नागरिक हैं, 7 वर्ष से आप भारतीय नागरिक के जीवन साथी हैं और 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, तो आप नागरिकता के पात्र हो गए। दोनों माता-पिता की नागरिकता होने के बाद बच्चों की 5-1 डी, नाबालिग बच्चों की और 5-1 ई में बालिग बच्चों की नागरिकता लगाते थे कि भारतीय माता-पिता की संतान है पर स्वयं विदेशी नागरिक हैं, तो उनकी ऐसे नागरिकता होगी। तो अभी एक परिवार की नागरिकता के लिए हमको कम से कम 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। वो सारा legwork, धक्के, प्रोसेस, वो सब इसके आने के बाद में समाप्त हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है। और एक बहुत बड़ा झूठ, जो मैं आपके मंच के जयपुर डायलॉग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये मुसलमान विरोधी कानून है, इससे बड़ा कोई झूठ कांग्रेस का या लेफ्टिस्ट का नहीं हो सकता, उसका मैं प्रमाण बताता हूँ।
नेहरू लियाकत पैक्ट में जब इनको प्रेफरेंशियल रूप से भारत में असाइलम इन माइनॉरिटीज को मिलेगी और भारत के मुसलमान को पाकिस्तान को असाइलम देनी पड़ेगी, ये तय हुआ। साथ में उसमें ये भी था कि इनको प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप का भी हम अरेंजमेंट करेंगे। तो जेबी कृपलानी और दौलत राम जयराम दास को सिंधी हिंदुओं का गद्दार कहते थे पूरी सिंधी हिंदू समाज, कि इन्होंने पूरा सिंध बेच दिया नेहरू गांधी के दबाव में। जेबी कृपलानी थोड़े प्रज्ञावान व्यक्ति थे और उनको इस बात से बड़ी पीड़ा होती थी, तो वो अपने जीवन काल में कुछ करना चाहते थे। उन्होंने नेहरू जी को कहा कि भाई जब तुमने वचन दे दिया है तो अब इसका कानून बनाओ। तो नेहरू जी ने कहा हम तो अभी कार्यकारी सरकार है, अंग्रेज हमें घर की चाबी दे के गए, जब हम चुन के आएंगे तो इस पे काम करेंगे। तो फिर 1952 में चुन के आ गए। 53 में पार्लियामेंट्री बोर्ड उन्हीं के दबाव में बना और एक्ट ड्राफ्ट हुआ। और नेचुरलाइजेशन के क्लॉज के तहत सेक्शन 51 ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की माइनॉरिटी के लिए रखा गया। तो कैटेगरी और टेरिटरी ये दोनों नेहरू की सरकार के समय तय हुआ, ये मोदी जी ने तय नहीं किया। मोदी जी ने तो न तो एक भी श्रेणी या जाति या मजहब को घटाया न बढ़ाया, न तो उन्होंने एक भी देश को जोड़ा या घटाया। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मोदी जी ने ये किया, उनको क्या भूटानी हिंदू नहीं दिखते? 1 लाख भूटानी हिंदू भारत में असाइलम लेके रह रहे हैं आज 18-20 साल से, उनका कोई धनी दोरी नहीं है। श्रीलंकन हिंदू रह रहे हैं, उनका कोई माई बाप नहीं है। 80,000 बर्मा से आए हुए हिंदू रोहिंग्या कन्फ्लिक्ट के समय, उनका कोई धनी दोरी नहीं है। तो ये बातें भी इस सरकार के ऊपर उंगली उठती है, पर इस सरकार ने क्षेत्र का भी बदलाव नहीं किया और इस सरकार ने श्रेणी का भी बदलाव नहीं किया। तो न तो इन्होंने एक भी शब्द जोड़ा लाभार्थियों में और न घटाया, तो फिर ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गए? अगर ये कानून एंटी मुस्लिम है तो इसकी श्रेणी तय करने वाले नेहरू की सरकार थी, तो फिर नेहरू की सरकार एंटी मुस्लिम थी। तो ये एक तथ्यपूर्ण और समझने लायक तार्किक बात है जो दर्शकों को संज्ञान में होनी चाहिए।